वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस जो कि होने वाली है दिसंबर मंथ से। मेनली कुछ मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की भी बैंकिंग अवेयरनेस को कवर अप करवाया है एंड कुछ जो नवंबर की जो स्किप आउट हुई थी वो भी कुछ बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को मैंने इसमें कवर किया है। बट मेनली इट इज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर जिसमें हम लोग आरबीआई एंड बैंकिंग की जो न्यूज़ है वो सारी कवर अप करने वाले हैं। सो ये सेशन अपकमिंग आपकी जो एग्जामिनेशन है एसबीआई पीओ मेंस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम देते हो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मैम दिसंबर का बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड कीजिए एंड उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। सो ये सेशन को आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। मैं डिटेल में आप लोगों को सारी न्यूज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, सारा स्टैटिक भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। हम लोग इस सेशन को दो फॉर्म में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एंड फिर कुछ वन लाइनर फॉर्म में मैं आप लोगों को कुछ और भी वन लाइनर न्यूज़ भी आप लोगों के साथ कवर करूंगी। सो आप लोगों को सेशन कहीं पे भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपके लिए ये जो बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा क्रिटिकल होता है। थोड़ा समझने के लिए हमें कहीं कहीं पॉइंट्स कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, इसमें फैक्ट्स और फिगर्स ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी स्किप करते हो तो हमें नहीं पता कि हम कौन सा पॉइंट स्किप कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेशन को अच्छी तरीके से देखना है, विद कॉन्सेंट्रेशन देखना है। कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी फिर से रिपीट दोहराकर देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, फिर से प्रीवियस जाइए, फिर से देखिए ताकि आप लोगों को जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो वो उसी समय पे उसी वक्त पे अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगी जिस तरह हम लोग आज दिसंबर मंथ का पढ़ रहे हैं उसी तरह मैंने प्रीवियस आप लोगों को 6 मंथ का ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड किया है। देखा जाए तो जनवरी से मेरा आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस पूरा अवेलेबल है। ओके, आप जो चाहो वो आप देख सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवियस 6 मंथ का आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस 6 मंथ का आपको इन 3 सेशन के फॉर्म में प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर जो है, बैंकिंग अवेयरनेस जो है स्पेशली मिल जाएगा। ओके, जिसमें बैंकिंग एंड आरबीआई की न्यूज़ को मैंने स्पेशली कवर अप करवाया हुआ है। सो इन ये 3 सेशन को बिफोर एग्जामिनेशन जरूर देखिएगा। आज का सेशन भी पूरा कंप्लीट देखिएगा। ओके, क्योंकि जिस तरह में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह बैंकिंग एग्जाम के लिए बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो कंप्लीट इन 3 सेशन को देखना है फॉर द करंट बैंकिंग एंड फॉर द स्टैटिक बैंकिंग। आप लोगों को ये 2 सेशंस को फॉलो करना है जिसमें आप लोगों के मेजर टॉपिक्स जो होते हैं स्टैटिक बैंकिंग के वो सारे कवर अप होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप ये 2 सेशन देखते हो तो आपका स्टैटिक बैंकिंग एक अच्छे लेवल का प्रिपेयर होता है। ओके, अगर मैं 100 बोलूँ तो 100 में से आपका 80% कवर अप होता है थ्रू दिस ओनली 2 सेशन। ठीक है, सो ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेशंस देखना है आप लोगों का अच्छा खासा। अगर आप स्टैटिक बैंकिंग प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसके मदद से आप अच्छा बैंकिंग प्रिपेयर कर लोगे। सो ये जरूर देखकर जाइएगा बिफोर योर बैंकिंग का मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भी मैं आपको कहूंगी कि ये सेशन जरूर देखकर जाएगा क्योंकि ये आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू बैंकिंग। ओके, सो ये बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने स्टैटिक भी बताया आप लोगों को, करंट बैंकिंग बताया। ये सेशंस आप लोगों को फॉलो करने हैं, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और एक और बात, अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए 3 प्लेलिस्ट बना के रख रही हूँ। 1 प्लेलिस्ट फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस, 1 प्लेलिस्ट फॉर द करंट अफेयर एंड 3rd प्लेलिस्ट फॉर द जो मैं इंपॉर्टेंट सेशन इंडिविजुअल सेशंस जो आपको प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे कि स्कीम्स हुआ, कुछ मैंने इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया। जो इंडिविजुअल सेशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ उसके लिए मैं तीसरा प्लेलिस्ट बनाऊंगी। अगर आप ये तीनों प्लेलिस्ट को देखते हो तो आपको इजीली सारे सेशंस जो है वो मिल जाएंगे एंड आपकी बैंकिंग एग्जाम के लिए आप जिन भी एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए आप जिस सेक्टर का पढ़ना चाहते हो उस सेक्टर का प्रॉपरली जाकर वहां से जाके पढ़ सकते हो। ओके, सो ये 3 प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। सबका लिंक, सारे सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आफ्टर दिस सेशन जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अगर आप लोगों को और भी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि अपकमिंग सेशन अकॉर्डिंग टू आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी। ओके, एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और भी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों की अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड उसके लिए आप लोगों को कोचिफाई का जो हमारा एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड करना रहेगा। एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड करना रहेगा मैं आपको कहना चाहूंगी क्योंकि आपके जो भी सेशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ सबका ई बुक मैं आप लोगों को कोचिफाई के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करती हूँ एंड अब से आप लोगों को सारे प्रिंटेबल जो ई बुक्स है वो प्रोवाइड किए जाने वाले, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी
मैम प्रिंटेबल ई बुक्स प्रोवाइड कीजिए, तो आपको प्रिंटेबल ई बुक्स भी प्रोवाइड होने वाले हैं एंड नॉन प्रिंटेबल भी प्रोवाइड होने वाले हैं। सो जो भी आपको कन्वीनियंट होगा वो आप ले सकते हो। तो कोचिफाई का एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो भी अपकमिंग सेशंस है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल बटन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी एक नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एंड तभी के तभी आप उस वीडियो को देखें। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज की सबसे पहली बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़। सो आज का सबसे पहला बैंकिंग अवेयरनेस का हमारा न्यूज़ होगा केवीजी बैंक गेट्स अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट। सो अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट के लिए केवीजी बैंक जो है उसे अवार्ड मिला है। केवीजी स्टैंड्स फॉर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। सो इसने जो है अवार्ड हासिल किया है। किस लिए हासिल किया है? अटल पेंशन योजना के जो एनरोलमेंट्स हुए हैं वो काफ़ी नंबर ऑफ अमाउंट्स में हुए एंड फॉर दैट रीजन कर्नाटका विकास बैंक को जो है अवार्ड दिया गया। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज बैक द नेशनल अवार्ड फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एनरोलमेंट होने की वजह से उन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया। ओके, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज ओपन 3.34 लाख अकाउंट्स अंडर द पेंशन स्कीम। तो इस पेंशन स्कीम के तहत 3.34 लाख अकाउंट्स जो है वो ओपन हुए। पी गोपी कृष्णा, चेयरमैन ऑफ केवीजीबी, हु रिसीव द अवार्ड फ्रॉम सुप्रतिम बंदोपाध्याय, चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। सो पीएफआरडी के जो चेयरमैन थे उन्होंने केवीजीबी के जो चेयरमैन है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के जो चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा, उन्हें जो है अवार्ड दिया। ओके, सो यहाँ पे अभी स्टैटिक हमारा क्या बनता है? कर्नाटका विकास बैंक का स्टैटिक मतलब कि कब फाउंड हुआ, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कौन चेयरमैन है? तो फाउंड हुआ था ये 12 सितंबर 2005 को। हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में एंड चेयरमैन है पुंतगंती गोपी कृष्ण जो है वो है इसके चेयरमैन। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें बात की जा रही है, एक है हमारा पीएफआरडीए एंड सेकेंड है अटल पेंशन योजना। तो इसके बारे में भी हम छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अबाउट पीएफआरडीए एंड अटल पेंशन योजना के बारे में आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए। व्हाट इज पीएफआरडीए? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या करता है? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशन इन इंडिया। सो इंडिया में जो पेंशन होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको सुपरवाइज करता है और ये जो पीएफआरडीए ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है। ओके, ये फाउंड हुआ था 23 अगस्त 2003 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है वो है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ओके, नेक्स्ट हमारा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना फॉर्मली नोन एज स्वावलंबन योजना इज गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम इन इंडिया primarily targeted at the unorganized sector. It was mentioned in the year 2005 budget by the finance minister Arun Jaitley and it was launched by the prime minister Narendra Modi on 9th May 15 in Kolkata. So अटल पेंशन योजना को पहले स्वावलंबन योजना कहा जाता था। ये स्टार्टिंग में इसने जो टारगेट किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट करते हुए इस स्कीम को लाया गया था। सो ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था 2015 के बजट में अरुण जेटली ने इसे अनाउंस किया था एंड इसको लॉन्च किया गया मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को इन कोलकाता में। ओके, सो ये था अबाउट पीएफआरडीए एंड अटल पेंशन योजना। सो आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान में रखने होंगे। ओके, सो अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट्स के लिए कौन सी बैंक को अवार्ड दिया गया? दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ओके, बट ये आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। इंडियन बैंक लॉन्च एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम इन राजस्थान। सो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है एमएसएमई प्रेरणा को। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये राजस्थान में लॉन्च हुआ है। इंडियन बैंक, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री, हैज लॉन्च इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो इंडियन बैंक जो है इन्होंने एक फ्लैगशिप मेंटरिंग प्रोग्राम है ये एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा। ये इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन्होंने लॉन्च किया है। इंडियन बैंक यूनिक प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा इज वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव फॉर एमएसएमई सेक्टर इन द कंट्री बाय एनी बैंक। सो अभी तक ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसने ऐसा कुछ एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ इनिशिएटिव लाया है। ये इंडियन बैंक है जिसने पहली बार
बार ये ऐसा इनिशिएटिव जो है MSME प्रेरणा जो है वो लाया है. ओके, इट एम्स एट एम्पावरिंग MSME एंटरप्रेन्योर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग इन देयर लोकल लैंग्वेजेस, assisting them in acquiring necessary financial and managerial skills, capacity to handle the crisis in business, understanding of dynamic credit rating and risk management. So overall इनका एम यही है कि MSME एंटरप्रेन्योर को एम्पावर किया जाए, उन लोगों को जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है. एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1907 में. MD एंड CEO है शांति लाल जैन एंड टैगलाइन है योर ओन बैंक. ओके, और MSME सेक्टर की बात की जा रही है तो MSME स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि फाउंड हुआ था, मतलब ये अंडर 2006 एक्ट के तहत, MSME एक्ट के तहत इसे लाया गया था एंड ये फाउंड हुआ था 2007 में. ओके, सो MSME प्रेरणा इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है. कहाँ पर लॉन्च किया है? राजस्थान में. सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है एंड इसे लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर की. ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन. इंडियन बैंक लॉन्च इंडिया शक्ति 555 डेज. सो इंडियन बैंक ने एक जो इनिशिएटिव है, एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है एंड वो प्रोडक्ट जो है वो है इंडिया शक्ति 555 डेज. स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट इंडिया शक्ति 555 डेज हैज बीन लॉन्च विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 19th of December 2022, offering higher rate of interest for investment starting from 5,000 to less than 2 crore for 555 days in the form of FD, MMD with a कॉलेबल ऑप्शंस. तो यहाँ पर जो इंडियन बैंक है, इससे पहले भी हमने इंडियन बैंक का ही न्यूज़ पढ़ा था, तो ये आप लोगों को कुछ मैं न्यूज़ कॉमन बैंक्स की साथ में पढ़ा रही हूँ, एक साथ कंपाइल किया हुआ है ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो. जैसे जैसे सेशंस आगे जाएगा तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि पर्टिकुलर बैंक्स की न्यूज़ मैम ने कंबाइन की हुई है. ठीक है, इससे पहले भी हमने इंडियन बैंक पढ़ा, अगेन इंडियन बैंक का ही पढ़ रहे हैं. इंडियन बैंक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इंडिया शक्ति 555 डेज. ये एक स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है. ये जो स्टार्ट हुआ, इसे लॉन्च किया गया 19 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे किया जा रहा है. ठीक है, सो अगर FD या फिर MMD, मनी मार्केट डिपॉजिट या फिर FD, इसके फॉर्म में अगर पैसा डिपॉजिट किया जाता है, पैसा जो होना चाहिए वो मिनिमम अमाउंट 5,000 टू 2 करोड़ रुपीस. अगर 55 डेज के लिए डिपॉजिट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ FD या फिर MMD, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पब्लिक को दिया जाएगा 7% एंड सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा 7.15%. ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ध्यान में रखना है और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडियन बैंक ने लॉन्च किया रिसेंटली एक प्रोडक्ट इंडिया शक्ति, वो कितने डेज के लिए उन्होंने लॉन्च किया. तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है 555, मतलब कि 555 डेज के लिए इन्होंने जो है लॉन्च किया है. उसके बाद आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट रेट जो लगाया जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी से कितनी होनी चाहिए. तो मिनिमम 5,000 टू लेस देन 2 करोड़ रुपीस, ये ध्यान में रखना है. फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो पब्लिक या फिर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है. तो पब्लिक के लिए पूछा गया तो 7% एंड सीनियर सिटीजन के लिए पूछा जाए तो 7.15%. अब आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे MMD जो है, व्हाट इज MMD स्टैंड्स फॉर मनी मार्केट डिपॉजिट, ये ध्यान में रखना है. व्हाट इज MMD? अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट विच अर्न्स यू इंटरेस्ट एट एन एग्रीड टेन्योर रेट बेस्ड ऑन द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड. ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट होता है जो कि इंटरेस्ट हमें गेन करके देता है. ओके, जितना टेन्योर के लिए हमें अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. ओके, सो MMD इज मनी मार्केट डिपॉजिट. ओके, सो इंडियन बैंक की हमने 2 टोटल न्यूज़ पढ़ी. एक था इंडियन बैंक ने MSME प्रेरणा लॉन्च किया, सेकंड इंडिया शक्ति 555 डेज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया. ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन. सेंट्रल गवर्नमेंट हाइक इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम बाय 20 to 100 बेसिस पॉइंट्स फॉर जनवरी मार्च क्वार्टर. सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने हाइक किया है स्मॉल सेविंग स्कीम जो है उसका इंटरेस्ट रेट 20 to 110 BPS पॉइंट से बढ़ा है, जो जनवरी मार्च का भी जो न्यू क्वार्टर आया उसके लिए. रेट्स ऑन द टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड मंथली इनकम स्कीम ड्यूरिंग द जनवरी मार्च क्वार्टर बाय 20 to 100 BPS points basis points and now range from 4 to 7.56%. This is second quarterly increase in a row. तो ये सेकेंड क्वार्टर, मतलब कि जो इसके पहले का क्वार्टर था
अक्टूबर टू दिसंबर उस टाइम पे भी चेंज हुआ था, एंड अभी जन टू मार्च ये न्यू क्वार्टर आया है, इसमें फिर से कॉन्जिक्यूटिवली चेंज हुआ है, फिर से अगेन इंक्रीज हुआ है। ओके, सो कितने से इंक्रीज हुआ? 20 to 110 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ, जो कि रेंज करता है फ्रॉम 4 to 7.6%। अब इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो डिपॉजिट ऑन पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, प्रीवियसली सेंटर हैड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम बाय 10 to 30 बेसिस पॉइंट फॉर द अक्टूबर दिसंबर 2022 क्वार्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर था उसमें 10 to 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था, एंड आफ्टर ये फिर से सेकेंड क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारे इस ईयर का, उसमें फिर से ये चेंज हुआ है। ओके, सो वो जो चेंज हुआ है दैट इज फ्रॉम 20 to 100 बेसिस पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात की जा रही है, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में क्या क्या आता है? पोस्टल स्कीम्स आती है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, then NSC National Savings Certificate, Post Office Monthly Income, Time Deposit Scheme, Senior Citizen Saving Scheme, Post Office Saving Account, these are all include in small saving schemes. Okay, so ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, and आप लोगों को एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1%। तो इन्होंने जो बोला कि 20 to 110 बीपीएस पॉइंट से बेसिस पॉइंट से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि 1% से नीचे जो है, 1% से जो नीचे है उतने मतलब 0.8 या फिर 0.7, 0.4, 0.6% से पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। ओके, सो यहाँ पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग स्कीम का जो है इंटरेस्ट रेट वो हाइक किया है 20 to 110 बीपीएस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को जो चेंज हुआ इंटरेस्ट रेट वो आप लोगों के लिए सामने मेंशन किया ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सो अभी आप लोग जैन और मार्च का देखिए, मैंने एज कंपेयर टू अक्टूबर दिसंबर जैन मार्च भी रखा हुआ है, बट आप जैन मार्च का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, क्या चेंज हुआ है? सो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, देन रिकरिंग डिपॉजिट, देन पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, इसका आप एक साथ मैंने रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट। देन पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट होता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, वो रखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। देन आता है एनएससी 7%, किसान विकास पत्र 7.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स इनका 8%, पीपीएफ 7.1% एंड सुकन्या समृद्धि योजना जो 7.6%। ओके, जो कि चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है। तो आप यहाँ से जो अभी जैन और मार्च का इंटरेस्ट रेट है वो ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो हम लोग अभी बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज। आरबीआई टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन रिटेल डिजिटल रुपी ऑन December 1, 2022। सो आरबीआई ने यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है रिटेल डिजिटल रुपी के लिए, ऑन December 1 को ये लॉन्च हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे आप लोगों को क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हाई है। अब देखिए, इससे जितना डीप में इस न्यूज़ को मैं ले जा सकूं उतना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से माइंड में कैप्चर करना है, और अगर आप लोगों को एक बार देखकर कुछ भी पॉइंट आप लोगों को नहीं याद रहता है, एक और बार इस न्यूज़ को स्पेशली पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इस पॉइंट से आप लोग क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो आरबीआई ने रिसेंटली डिजिटल रुपी लॉन्च किया, ये सभी आप लोगों को पता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिजिटल रुपी क्या होता है। ओके, व्हाट इज डिजिटल रुपी? डिजिटल रुपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी। इट अलाउ यूजर्स टू परचेज एंड सेंड मनी digitally by scanning QR code. The Central Bank of India launched the digital rupee for a risk-free transaction process. So digital rupee recently जो RBI ने लॉन्च किया है, it is a electronic form of paper currency. जो हमारा पेपर करेंसी है उसका ही ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसे कि डिजिटल रुपी कहा जा रहा है, वो आरबीआई द्वारा लॉन्च हुआ है। इट अलाउ यूजर टू परचेज एंड स्पेंड मनी, मतलब ये यूजर्स को क्या कर रही है, परचेज करने दे रही है, मनी भी स्पेंड होगा थ्रू डिजिटली स्कैनिंग क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा एंड उसके थ्रू जो हमारा ई रुपी है, जिसे ई रुपी कहा जा रहा है, वो ई रुपी से हम परचेज भी कर सकते हैं और एक दूसरे को जो पैसा भेजना है वो भी भेज सकते हैं। ओके, सो सेंट्रल बैंक ने इसे लॉन्च किया है रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन प्रोसेस के लिए। ओके, सो ये जो डिजिटल रुपी है जिसे ई रुपी कहा जा रहा है, इज अ टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन रुपी टू बी इशू बाय आरबीआई एज अ
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है, ई रूपी कहा जा रहा है। ये एक टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन है हमारा इंडियन रुपीस का। ओके, डिजिटल रूपी वाज प्रपोज इन जनवरी 2017 में इसे प्रपोज किया गया था कि डिजिटल रूपी आने वाला है। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये कब प्रपोज किया, ये भी पूछा जा सकता है 2017 में। डिजिटल रूपी इज यूजिंग अ ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पूछा जा सकता है कि कौन से टेक्नोलॉजी के यूज करके इसे फॉर्म किया गया है, तो ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करके इसे बनाया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। The implementation of the digital rupee aims to remove the security printing cost। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, इसको लाने का मेन वजह यही है कि प्रिंटिंग कॉस्ट, जब पैसा छपता है, छपाई जो होती है नोट्स की, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ही सारा पैसा लगता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वही उनका मेन एम है कि डिजिटल रूपी को जो है लाया गया है। एज अ डिजिटल रूपी इज फ्लेक्सिबल लीगल टेंडर, यू कैन यूज इट इवन इफ यू डोंट होल्ड अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को ना होल्ड करते हुए भी हम डिजिटल रूपी को यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ फ्लेक्सिबल लीगल टेंडर। डिजिटल मनी इज इक्वल टू पेपर करेंसी, हेंस इट विल लास्ट एज लॉन्ग एज योर पेपर मनी लास्ट। डिजिटल मनी क्या है, ये पेपर करेंसी जैसा ही है, सिर्फ पेपर करेंसी में हमारे हाथ में पैसा होता था, डिजिटल करेंसी जो रहेगा वो हमारे डिजिटल वॉलेट में रहेगा। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि वो हमारे हाथ में ना रहते हुए वो हमारे डिजिटल वॉलेट में रहेगा। ओके, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय टीयरिंग अपार्ट, बर्निंग और एनी अदर फिजिकल डैमेज। तो इसका एक फायदा एक और है कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये फट नहीं सकता, कभी बर्न हुआ या फिर कोई फिजिकल डैमेज हुआ तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और वही अगर हम बात करें कि हमारा पैसा कोई बैंक में है या फिर कहीं पे भी रखा हुआ है, अगर वो कोई वार्डरोब में रखा हुआ है, वो वार्डरोब जल जाए या फिर कभी कभार किसी के हाथ से वो पैसा फट जाए तो वो पैसा हमारा नुकसान हो जाता है। बट ये डिजिटल मनी अगर आएगा तो इससे हमारा उस टाइप का जो नुकसान है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस मामले में ये हमें काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। द डिजिटल रूपी इज गवर्न बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, दस इट हैज अ लो रिस्क ऑफ बीइंग वोलेटाइल एंड प्रोड्यूस सिक्योरिटी टू द यूजर। इसे कौन गवर्न करना है, सेंट्रल अथॉरिटी कर रहा है। ओके, सो इसलिए इसमें रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है यूजर्स को। ओके, सो ये थे बेनिफिट्स कुछ। बढ़ते आगे और देखते इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यूजर कैन लिंक देयर, अब इस डिजिटल रूपी को किस तरह यूज किया जाएगा ये पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। यूजर कैन लिंक देयर वॉलेट टू देयर बैंक अकाउंट एंड लोड देम एंड यूज अ डिजिटल मनी फॉर अ इंडिविजुअल पेमेंट और एट द मर्चेंट शॉप टू सेंड और रिसीव डिजिटल मनी, अ वॉलेट इज अ मस्ट। सो क्या बोला जा रहा है, यूजर जो है अपने वॉलेट को वो बैंक अकाउंट से लिंक कर रखेगा और वो बैंक से उस डिजिटल मनी को उस डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करेगा और फिर वो डिजिटल वॉलेट के थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं, मर्चेंट के शॉप पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से पैसा भी ले सकते हैं, बट उसके लिए उस इंडिविजुअल पर्सन के पास डिजिटल वॉलेट होना और हमारे पास भी डिजिटल वॉलेट होना इंपॉर्टेंट है। जो पैसा आएगा वो डिजिटल वॉलेट टू डिजिटल वॉलेट में ही ट्रांसफर होगा। ओके, यूजर विल बी एबल to transact with digital rupee through a digital wallet which will be stored on mobile phones and devices। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो डिजिटल वॉलेट जो है वो हमारे मोबाइल फोन जो भी डिवाइस हमारे पास है उसमें होना चाहिए, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन जो है वो होगा। बोथ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन विल बी अवेलेबल, पर्सन टू पर्सन भी होगा एंड पर्सन टू मर्चेंट भी ट्रांजैक्शन होगी। डिजिटल रूपी विल बी ऑफर अ कस्टमर फीचर ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी, सेटलमेंट, फाइनलिटी लाइक अ फिजिकल कैश। जैसे फिजिकल कैश में हमें एक ट्रस्ट होता था, एक सेफ्टी फील होती थी, उसी तरह डिजिटल रूपी में भी कस्टमर्स को सेफ्टी, ट्रस्ट और जो फाइनल सेटलमेंट है जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यू कैन कन्वर्ट द डिजिटल रूपी इनटू अदर फॉर्म ऑफ मनी लाइक बैंक डिपॉजिट बट इट विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। डिजिटल रूपी को अनदर फॉर्म ऑफ मनी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है, बट वो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो अर्न नहीं करवा के देगा। ओके, सो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं रिलेटेड टू डिजिटल रूपी, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो हाउ टू बाय आरबीआई डिजिटल रूपी। अभी हमने इतना डिजिटल रूपी पढ़ा तो हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि इस डिजिटल रूपी को किस तरह परचेस किया जाएगा। द पार्टिसिपेटिंग बैंक हैव लॉन्च देयर डिजिटल रूपी ऐप टू मेक अ ट्रांजैक्शन मोर एक्सेसिबल। यू शुड नोट दैट द ई रूपी इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ योर कैश प्रॉपर पेपर मनी, सो यू कैन मेक अ ट्रांजैक्शन यूजिंग अ क्यूआर कोड डिस्प्ले एट अ शॉप और मॉल टू पे विद द ई रूपी। सो ये जो कुछ बैंक ने पार्टिसिपेट किया, ये मैं जब आपको न्यूज़ अभी कवर अप करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सी इनिशियली बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया इन डिजिटल रूपी। सो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उन्होंने डिजिटल रूपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन एक्सेस किया जाएगी। ओके, सो आपके पास जो है
सो आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो ई रूपी है ये डिजिटल वर्जन है कैश और जो पेपर मनी होता है उसका, ठीक है, जिसके थ्रू ये जो ई रूपी रहेगा इसका जो ट्रांजेक्शन होगा क्यूआर कोड के थ्रू होगा। तो जिस भी मॉल में, शॉप में या फिर पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर ये क्यूआर कोड रहता है, सो इस क्यूआर कोड के थ्रू ई रूपी के जो ट्रांजेक्शन्स है वो होने वाला है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा किस तरह ट्रांजेक्शन होगा। क्यूआर कोड होने वाला है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है वो ट्रांजेक्शन्स होने वाला है। ओके, सो इस ट्रांजेक्शन की मदद से ई रूपी जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल रूपी एंड यूपीआई। अभी काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि डिजिटल रूपी एंड यूपीआई में फिर डिफरेंस क्या है। सो डिजिटल रूपी e-rupee is an electronic form of sovereign currency, while UPI applications such as Google Pay, PhonePe, NEFT, RTGS are a different method of transferring funds or payment medium. अगर मैं UPI की बात करूँ तो UPI एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस के माध्यम से हम एक अकाउंट से बैंक का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो UPI से जनरली होता क्या है, एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक के अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल रूपी की, तो डिजिटल रूपी में ये क्या होता है कि इसमें एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट के अंदर पैसा जाता है। इसमें बैंक जो है वो इंटरमीडियरी नहीं होता है, बट यूपीआई ये इंटरफेस में बैंक इंटरमीडियरी होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। बट डिजिटल जो रूपी की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे डिजिटल वॉलेट से डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर होता है। ओके, आई होप आप सभी को जो मेन डिफरेंस है वो समझ आया होगा। ओके, द मेन डिफरेंस इज दैट यूपीआई ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटली बैक्ड बाय द फिजिकल करेंसी एंड द डिजिटल रूपी इज अ लीगल टेंडर नॉट सपोर्टेड बाय द फिजिकल करेंसी। ओके, सो यूपीआई का ट्रांजेक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कंप्लीटली फिजिकल करेंसी, मतलब कि उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं फिजिकल करेंसी से कनेक्टेड है। बट अगर मैं डिजिटल रूपी की बात करूँ तो वो फिजिकल करेंसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। इट इज अ सेपरेट लीगल टेंडर जिसके थ्रू डिजिटल रूपी को जो है लाया गया है। ओके, सो आई होप आप सभी को मैंने डिजिटल रूपी क्या होता है, उसको किस तरह लाया गया, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में आए होंगे, वो सारे डेफिनेटली आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो हमारी न्यूज़ है उसकी ओर बढ़ते हैं एंड इसी को और भी जो इलेबोरेटिव, मतलब जो एक्चुअल अभी लॉन्च हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो आरबीआई ने क्या किया कि रिटेल डिजिटल रूपी को 1 दिसंबर को लॉन्च कर दिया है। द पायलट इन होलसेल सेगमेंट नोन एज अ डिजिटल रूपी होलसेल EW was launched November 1 with use case being limited to the settlement of secondary market transaction in government securities. The pilot in retail segment known as a digital rupee retail ER was launched on December 1 with a close user group comprising participating customers and merchants. तो देखिए, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, अगर आपने मेरे करंट अफेयर के सेशंस देखे होंगे तो आप लोगों को मैंने जब भी ये न्यूज़ आई थी तो मैंने कवर अप करवाई थी। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ ना कि होलसेल सेगमेंट में डिजिटल रूपी को जो है उसके सेगमेंट को लाया गया था। 1 नवंबर को लॉन्च हुआ था डिजिटल रूपी होलसेल EW। ओके, सो वो किसके लिए था, वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए जो है डिजिटल रूपी होलसेल को लाया गया था। बट ऑन 1 दिसंबर जो एक डिजिटल रूपी रिटेल जो है वो लॉन्च हुआ, जो कि लाया गया फॉर द कस्टमर्स एंड मर्चेंट, एंड इसी को लॉन्च किया गया है अभी 1 दिसंबर से, एंड इसी को अभी लागू भी कर दिया गया है। तो फर्स्ट फेज ऑफ आरबीआई जो ये पायलट प्रोजेक्ट है रिटेल डिजिटल रूपी का, उसमें 4 बैंक्स इन्वॉल्व है, 4 सिटीज इन्वॉल्व है, और इसका फेज 2 में और भी आगे बैंक्स इन्वॉल्व होने वाली है एंड और भी सिटीज को एड अप किया जाएगा। ओके, सो आप लोगों को अगर पूछा गया डिजिटल रूपी होलसेल कब लॉन्च हुआ तो 1 नवंबर को हुआ, रिटेल कब लॉन्च हुआ तो वो 1 दिसंबर को हुआ। ओके, अगर आपको ये पूछा गया कि डिजिटल रूपी होलसेल ये किसके लिए होगा, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड अगर आपको पूछा गया रिटेल तो फॉर द कस्टमर्स एंड मर्चेंट क्लोज यूजर ग्रुप्स के लिए लाया गया है रिटेल डिजिटल रूपी। ओके, उसके बाद सबसे पहला जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ रिटेल डिजिटल रूपी, उसमें कितनी बैंक्स इन्वॉल्व है आपको ये पूछा जा सकता है। तो 4 बैंक्स इन्वॉल्व है इनिशियली, 4 सिटीज इन्वॉल्व है इनिशियली इन फेज 1। फेज 2 जब आएगा तो और भी बैंक्स और भी सिटीज जो इसमें है वो इन्वॉल्व होने वाली है। अब आगे का पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। द ई-रूपी would be in the form of digital token that represent legal tender। जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये डिजिटल टोकन फॉर्म में इसे लाया गया है। It would be issued in the same denomination as a paper currency coin
आर करंटली इशूड। जिस तरह पेपर करेंसी और कॉइन्स को इशू किया जाता है, उसी तरह उसी सेम डिनोमिनेशन में, उसी सेम डिनोमिनेशन के साथ जो है डिजिटल करेंसी को, डिजिटल रूपी को जो है लाया गया है। ओके, व्हाइल इट इज एन आइडेंटिफाइड 8 बैंक फॉर द ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन इन द पायलट फर्स्ट फेज बिगिन विद 4। तो टोटल 8 बैंक्स जो है वो आने वाली थी, बट इनिशियली 4 बैंक से स्टार्ट किया गया है। सो स्पेशली ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो 4 बैंक्स कौन सी है ये पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से वो कौन सी एक बैंक नहीं है ये बताना आ सकता है। तो वो चारों बैंकों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड इज येस बैंक एंड फोर्थ वन इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो इन 4 बैंक्स के साथ डिजिटल रूपी रिटेल वाला प्रोजेक्ट जो है, पायलट प्रोजेक्ट जो है, वो आरबीआई ने लॉन्च किया है ऑन 1 दिसंबर 2022। और जो बची हुई 4 बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ये सेकेंड फेज में ज्वाइन करेगी। ओके, अब वो 4 सिटीज़ के नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो वो इनिशियली जो सिटीज़ ज्वाइन कर रही है इस रिटेल डिजिटल रूपी को, दैट इज मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर। ये 4 सिटीज़ जो है जिसने इस डिजिटल रूपी को लॉन्च किया है, और आने वाले डेज में और भी सिटीज़ में एक्सपांड होने वाला है, और भी बैंक्स में एक्सपांड होने वाला है। ओके, सो आई होप आप सभी को आज मैंने जो बताया रिलेटेड टू डिजिटल रूपी और ये जो पॉइंट वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया वो आपको सही तरीके से, अच्छे से सब कुछ ध्यान में रखना होगा, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, सो इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जो लॉन्च किया है वो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ये सीबीडीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस 2 न्यूज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई रिलेटेड ही थी, वही हमने डिस्कस की। अभी नेक्स्ट अगेन रिलेटेड टू आरबीआई है, अच्छी तरीके से देखिएगा। सारी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुनना है, कहीं पे भी सेशन को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपको जो सेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं समझ आएगा, और अगर आप कोई भी एक छोटा सा भी पॉइंट मिस करते हो तो यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ओके, सो ऑलवेज मैं आपको हर एक सेशन में एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर आप पढ़ते हो तो शिद्दत से पढ़िए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। सो नेक्स्ट आरबीआई रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा, आरबीआई अलाउ ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फॉर मल्टीपल ऑटो डेबिट्स इन यूपीआई। आरबीआई क्या कर रहा है, जो यूपीआई के थ्रू मल्टीपल ऑटो डेबिट्स होते हैं उस फंड्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं, और ये आरबीआई ने भी अनुमति दे दी है। ओके, सो आरबीआई ने इससे पहले यूपीआई के लिए जो एक इंटरफेस लॉन्च किया था, जो फंक्शनैलिटी लाई थी, दैट इज सिंगल ब्लॉक सिंगल डेबिट्स। ओके, सो ये फंक्शनैलिटी यूपीआई ने दी थी। इसके थ्रू क्या होता था कि जो हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो हमारे रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके पैसा ऑटो डेबिट होता था, ऑटोमेटिक हर मंथ में वो ऑटो डेबिट हुआ करता था। उसी को रोक लगाने के लिए, अगर हम नहीं चाहते हैं हमारा पैसा उस टाइम पे ऑटो डेबिट हो, उसी को ब्लॉक करने के लिए यूपीआई ने जो है, आरबीआई ने जो है यूपीआई को एनहांस करते हुए, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स फंक्शनैलिटी जो है यूपीआई में इंट्रोड्यूस की है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझा होगा। इसके थ्रू क्या होगा, ये सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स के थ्रू क्या होगा कि अगर हमारे रिकरिंग ट्रांजेक्शन में हमें हर मंथली वो पैसा नहीं कट करने देना है, हमारे फंड्स को हमें उस टाइम पे नहीं काटना है, तो हम हमारे फंड्स को ब्लॉक करके रख सकते हैं। ओके, सो हमारे जो मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स होता है, अमेजॉन का होता है, प्राइम वीडियोस का अगर हम करते हैं तो ठीक है, जो भी मंथली रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कहीं पे भी अगर हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो हम ब्लॉक कर सकते हैं, वो ऑटो पे सर्विस को हम रोक सकते हैं। ओके, किसके थ्रू, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स फंक्शनैलिटी के थ्रू। ओके, अब ये फंक्शनैलिटी वहाँ पर तो वर्क करेगी, और ये कहाँ पर आप लोगों को काम में आएगी, दिस न्यू फंक्शनैलिटी विल प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग द फ्रेमवर्क फॉर ब्लॉकिंग मनी फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेड, अ मैकेनिज्म कॉल्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो न्यू फंक्शनैलिटी है, ये जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है वहाँ पर पैसे को ब्लॉक करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, एंड इसी मैकेनिज्म को कहा जा रहा है ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसका फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो इसे इम्प्लीमेंट करे। ओके, सो आरबीआई ने यूपीआई में जो ऑटो डेबिट के लिए फंड को ब्लॉक करने की क्या की है, अनुमति दे दी है। ओके, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेट फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने इसे जो है लाया है। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू अगेन आरबीआई।
सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारा रिलेटेड टू आरबीआई। आरबीआई रिवाइज बैंक लॉकर रूल्स टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। सो आरबीआई ने क्या किया है, न्यू लॉकर रूल्स को रिवाइज किया है जो कि लागू किए जाने वाले फ्रॉम 1 जनवरी 2023। The RBI has mandated banks in the country to renew their locker agreement with existing locker customers by 1 January. The bank customer can get up to 100 times the bank charges if the valuables stored in the vaults are robbed, destroyed due to fire and building collapses. So RBI ने क्या किया है, जो भी कस्टमर्स के पास लॉकर एग्रीमेंट था उस एग्जिस्टिंग लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना है। कब तक करना था, ये 1 जनवरी 2023 तक करना था। सो बैंक कस्टमर्स को इसका भी क्या बेनिफिट्स दिया जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। सो बैंक कस्टमर को क्या दिया जाएगा, 100 टाइम्स जो बैंक चार्ज करता है उसका 100 टाइम्स देगा अगर उनका लॉस होता है, अगर बैंक जल जाती है या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर चोरी हो जाती है, तो बैंक जितना बैंक को हम पे करते हैं उसका 100 टाइम्स जो है बैंक हमें वो जो अमाउंट है वो वापस देगा। ओके, इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक टू इंस्टॉल सीसीटीवी टू मॉनिटर द लॉकर रूम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस द आरबीआई हैज आल्सो आस्क्ड द बैंक टू कीप द डेटा ऑफ सीसीटीवी फॉर 180 days एंड दिस विल हेल्प इन चेकिंग इफ डिस्क्रिपेंसी अकर्स। तो बैंकों को आरबीआई द्वारा ऐसा कहा गया है कि सीसीटीवी जो है वो लॉकर रूम्स में होने चाहिए, मैंडेटरी है ये, और वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिनिमम 180 days का होना ही चाहिए। ओके, ताकि कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो तो उससे हमें मदद मिल जाए। ओके, to protect customer from banking fraud, the RBI directed that the respective bank should send SMS emails every time customer access his locker. This alert will protect the customer from the fraud. तो क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोई कस्टमर आता है, हर बार अगर वो विजिट देता है, जब भी विजिट देता है तो उसे उसका SMS या फिर ईमेल जो है वो जाना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा है, जिसके थ्रू जो फ्रॉड होते हैं उससे कस्टमर प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आरबीआई के जो लोकल रूल्स है वो कब से लागू किए जाने वाले, 1 जनवरी 2023 से लागू किए जाने वाले हैं। ओके, और अगर कुछ भी लॉस होता है सो बैंक कितना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, तो वो 100 टाइम्स जो बैंक चार्ज करता है उतनी अमाउंट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारी नेक्स्ट वन न्यूज़ रिलेटेड टू अगेन आरबीआई। आरबीआई लॉन्च्ड मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0। सो उत्कर्ष 2.0 जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया है, उसका ये सेकेंड फेज जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है। ओके, आरबीआई strategy framework for the period of 23-25 Utkarsh 2.0. The second phase of is the medium term strategy for strengthening regulatory and supervisory mechanism. Okay, so सबसे पहला जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क था उत्कर्ष का, जो कि लॉन्च हुआ था इन 2019 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था फॉर द पीरियड फ्रॉम 2019 टू 2022। तो ये फर्स्ट 2022 तक के लिए लॉन्च कर रखा था। अभी 2022 से लेकर 2025 तक के लिए उत्कर्ष 2.0 को लाया गया है, जो कि 6 विजन के ऊपर जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। तो वो 6 विजन आप लोगों के लिए मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं वो 6 विजन्स क्या है। ठीक है, सो 6 विजन्स के ऊपर जो है उत्कर्ष 2.0 को जो है वो डेवलप किया गया है। ओके, सो ये सिंपल सा न्यूज़ था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 का सेकेंड फेज लाया है। कितने कब से कब तक के पीरियड के लिए लाया है ये पूछा जा सकता है, तो 2023 से लेकर 2025 के लिए इसे लाया गया है। ओके, या फिर आपको पहला पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फ्रेमवर्क जो है वो कब लॉन्च हुआ था, वो 2019 में हुआ था, जो कि था 2019 टू 2022 के लिए। ओके, सो आपको इस तरह पूछा जा सकता है, तो वो आपको टाइमिंग ध्यान में रखना है। और फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि जो उत्कर्ष 2.0 ये कितने विजन्स, कितने स्टेटमेंट में के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, तो ये 6 जो विजन स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है इसे लाया गया है। ओके, वो क्या है आप पढ़ सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन न्यूज़। नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू आरबीआई। आरबीआई कीप्स एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। सो आरबीआई ने ऐसा कहा है कि जो एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक जो है वो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है, DSIB फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ओके, सो
इन 3 बैंकों को आरबीआई ने जो है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक जो है वो कहा है DSIB आर दोज इंटरकनेक्टेड एंटिटीज हुज फेल्यूर विल इंपैक्ट द होल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड क्रिएट इंस्टेबिलिटी। अगर ये 3 बैंक मतलब कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होती है, अगर इनमें से कोई भी बैंक का अगर कुछ भी फेल्यूर होता है तो वो होल फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और उसके वजह से इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बैंक है कि इनका जो फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इनस्टेबल होना वे हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। ओके, in addition to the usual capital conservation buffer, DSIB will need to maintain an additional common equity tier 1. So इसे मेंटेन रखने के लिए कॉमन इक्विटी टीयर 1 जिसे कि CET1 जो है वो मेंटेन करना होता है। ओके, एज पर द RBI लेटेस्ट प्रेस रिलीज, SBI will have to maintain a 0.6% of CET1 as a percentage of the risk weighted asset। जो रिस्क वेटेड एसेट होता है उसका 0.06% जो है वो SBI को मेंटेन करना होता है एज पर द लेटेस्ट RBI रिलीज। एंड ICICI एंड HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें 0.2% करना पड़ता है मेंटेन ईच, मतलब कि 0.2% ICICI को करना पड़ेगा एंड अगेन 0.2% HDFC बैंक को करना पड़ेगा। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इन 3 बैंकों के नाम ध्यान में रखना है कि ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स है। ओके, एंड इन्हें क्या मेंटेन करना होता है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 CET1 जो है वो मेंटेन करना होता है। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। HDFC बैंक borrow $400 million from IFC for financing green affordable housing। So HDFC बैंक ने क्या किया, यहाँ पे $400 मिलियन जो है IFC से बोरो किए हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन से फॉर द ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग। ओके, मतलब कि जिसके थ्रू ग्रीन हाउसिंग को जो है और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू प्रमोट अ क्लाइमेट गोल्स, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड अ लोन टू मॉर्गेज अ जायंट HDFC in the amount of $400 million for financing the green affordable housing units. HDFC and IFC claim that the loan would be increase the green housing, help urban housing gap, increase access to affordable climate smart homes and support the country transition to a more sustainable growth path while also generating jobs and ensuring long term business growth। So सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि HDFC बैंक को जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन है उसके थ्रू $400 मिलियन का लोन जो है वो मिला है फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये अमाउंट ध्यान में रखना है और किससे बोरो किया है HDFC ने, IFC से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। ओके, दैट्स इट। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा रिलेटेड टू अगेन HDFC बैंक। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि HDFC बैंक ने लोन लिया है IFC से $400 मिलियन का। अभी नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अगेन फ्रॉम HDFC बैंक, जिसमें कहा जा रहा है कि HDFC बैंक ने फ्लाईवायर के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके थ्रू जो है इंटरनेशनली अगर फीस पे करना है तो वो पेमेंट थ्रू फ्लाईवायर जो है वो हो जाएगा। सो डिस्कस करते हैं। फ्लाईवायर, अ ग्लोबल पेमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, announced that it has partnered with HDFC Bank Limited to enable Indian payers to seamlessly and digitally pay international education fee to higher education institution all over the world। So फ्लाईवायर एक ग्लोबल पेमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने अनाउंस किया है पार्टनरशिप HDFC बैंक के साथ जिसके थ्रू जो इंडियन पेयर्स है वो सीमलेसली इजीली अपना डिजिटली क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन फीस जो है वो पे कर सकते हैं to the higher education institution all over the world। ओके, सो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि HDFC बैंक ने फ्लाईवायर के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके थ्रू एजुकेशन फीस जो है वो पे की जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे HDFC बैंक की बात की जा रही है तो उसका स्टार्टर डिस्कस कर लेते हैं। HDFC बैंक जो फाउंड हुआ था वो 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर उसका है मुंबई में। CEO है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अटानु चक्रबोर्ती एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, सिंपल था। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। Next one again related to HDFC, not HDFC Bank, HDFC Securities। So HDFC Securities launch investor education platform Roots। तो HDFC Securities जो है उन्होंने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लाया है, ठीक है, जिसका नाम है Roots। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि Roots जो है वो किसके द्वारा लाया गया है, तो HDFC Securities ने इसे लॉन्च किया है एंड ये क्या है, इट इज़ अ इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ओके,
Stock brokerage firm HDFC Securities has launched Roots, a dedicated platform providing comprehensive investor education and market analysis. So ये जो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है HDFC Securities, इसने इस रूट्स को लॉन्च किया है, रूट्स इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करने वाला है, इन्वेस्टर को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। द साइट ऑफर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ valuable information including articles, bit-sized tips, podcasts by experts, video tutorials, explainers, live social media feed on the Indian financial market. So Indian financial market के ऊपर जो है काफ़ी सारी information प्रोवाइड की जाएंगी, पॉडकास्ट जो एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाएंगी, ओके। सो ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द प्लेटफॉर्म इज दैट प्रोड्यूसेस कंटेंट विच आर बीइंग सर्च ऑन गूगल प्ले करंट और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। तो इसका मेन यूएसपी ये है कि जो गूगल पे सर्च किए जाएंगे, जो करंट और इन्वेस्टर ट्रेडर्स के थ्रू जो करंट सर्च होगा उसके ऊपर जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। सो सिंपल है, रूट्स ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि HDFC सिक्योरिटीज ने जो है लॉन्च किया है, ओके। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। HDFC Bank partner with Startup India for परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट। अब अगेन रिलेटेड टू HDFC बैंक, HDFC बैंक ने क्या किया है, अनाउंस किया है 6th एनुअल ग्रांट प्रोग्राम को फॉर द सोशल स्टार्टअप, एंड उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर उन्होंने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्टार्टअप इंडिया, जिसे कहा जा रहा है परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट, ओके। सो ये HDFC बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर ये जो परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट है इसे लाया है, ओके। ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, द प्रोग्राम एम टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप वर्किंग इन द सोशल इम्पैक्ट स्पेस एंड सपोर्ट देम थ्रू अ मॉनेटरी ग्रांट टू देयर इंक्यूबेटर्स। सो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या होने वाला है, जो सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले जो स्टार्टअप्स है उनकी पहचान की जाएगी और उनके जो इंक्यूबेटर्स है उनको जो है ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मॉनेटरी ग्रांट जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, HDFC बैंक ने जब अपना 6th एनुअल ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया था उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर इन्होंने परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट को जो है इस इनिशिएटिव की जो है वो लाया है, ओके। सिंपल, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। अगेन रिलेटेड टू HDFC बैंक, HDFC बैंक कोलैबोरेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सा है, उतना ही ध्यान में रखना है कि डिजिटल बैंक HDFC बैंक ने पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो नेक्स्ट फेज की ओर अपलिफ्ट किया जा रहा है, ओके। सो यही बताया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस पॉइंट में, तो सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। काफ़ी बार हमें सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी क्योंकि मैंने HDFC बैंक के एक के नीचे एक न्यूज़ रखा तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, क्योंकि आप लोगों को जो न्यूज़ है वो एक के नीचे एक मिल गई, बट अगर मैं रैंडमली चीज़ें पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ यार कितने सारे कोलैबोरेशन हुए, HDFC बैंक ने तो इसके साथ भी ये किया, इसके साथ भी ये किया, मैं किस तरह याद रखूँ। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो भी कुछ बैंक की कोलैबोरेटिव मुझे न्यूज़ मिली थी वो सबको मैंने साथ में रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं अभी स्टार्टिंग से बताऊं कि हमने HDFC बैंक के साथ क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि IFC से लोन लिया था HDFC बैंक ने $400 मिलियन का। सेकेंड था HDFC बैंक ने फ्लाईवायर के साथ कोलैबोरेट किया था इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, ओके। देन नेक्स्ट बात करूँ, HDFC सिक्योरिटीज ने रूट्स को लाया है, ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ओके। देन उसके बाद मैंने HDFC बैंक रिलेटेड आपको ये बताया था कि HDFC बैंक ने क्या किया है, एक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट को जो है लाया है, ओके। किसके साथ पार्टनरशिप किया, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है, ओके। एंड लास्ट अभी हमने देखा HDFC बैंक ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसके थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट फेज की ओर लेकर जाया जा रहा है, ओके। सो ये थे सारे HDFC बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आप सभी को सारे क्लियर हुए होंगे। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। एक्सिस बैंक लॉन्चेस नॉलेज समिट इवॉल्व फॉर MSME। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा कि एक्सिस बैंक ने एक नॉलेज समिट जिसका नाम है इवॉल्व वो MSMEs के लिए लॉन्च किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ओके। द 7th edition of Evolve will delve into how technology and digitalization can help achieve exponential growth from exports, which is a major area of focus for increasing profitability and market presence of MSME. So next point है हमारा, through Evolve, Axis Bank aim to provide a platform for MSME to interact and learn
from industry thought leaders who have transferred their business over the year. So इस evolve का जो ये 7th edition लाया, ये एक्सिस बैंक ने इसलिए लाया जिसके थ्रू वो MSME के जो लीडर्स है, ठीक है, जो इंडस्ट्री के जो थॉट लीडर्स है उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनसे सीख सके कि उनने अपने बिजनेस को ओवर द ईयर किस तरह ट्रांसफॉर्म किया. ओके, सो इवॉल्व जो ये 7th एडिशन जो लाया गया, ये किसके लिए लाया गया? फॉर द MSME. इसका थीम क्या था? इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस शिफ्टिंग गियर फॉर द नेक्स्ट लेवल ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन टू बिल्डिंग इंडियन SMEs एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर SMEs इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. सो ये इसका थीम था. इस 7th एडिशन का जो ये समिट हुआ था इवॉल्व का MSME के लिए, इसका ये थीम था. ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने जो नॉलेज समिट लाया इवॉल्व जिसका 7th एडिशन था, वो किसके लिए था? फॉर द MSME. ओके, इसका थीम आपको ध्यान में रखना है. क्योंकि एक्सिस बैंक की बात की जा रही है, तो एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993 में. अमिताभ चौधरी जो है वो CEO है, हेडक्वार्टर है मुंबई में. श्री राकेश मखीजा जो है वो चेयरपर्सन है, एंड टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी. ओके, बढ़ते आगे. एंड नेक्स्ट न्यूज अगेन रिलेटेड टू एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक पार्टनर विद ओपन टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट. सो एक्सिस बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है ओपन के साथ. ओपन क्या है? ये एक फिनटेक प्लेयर है. ओके, सो इसके साथ एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है जिसके थ्रू फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट जो है वो उन्होंने लाया है. एक्सिस बैंक हैज पार्टनर विद ओपन टू प्रोवाइड अ फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट जर्नी फॉर इट्स कस्टमर इंक्लूडिंग SMEs, फ्रीलांसर्स, होमप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड मोर. सो एक्सिस बैंक ने क्या किया है? ओपन के साथ पार्टनरशिप कर फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट को लाया है. किसके लिए? कस्टमर्स के लिए लाया है, जिसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी आते हैं, ठीक है, SMEs के लिए भी लाया है, फ्रीलांसर्स के लिए लाया है, होमप्रेन्योर्स के लिए लाया है, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनके लिए लाया है, एंड जो भी है उन सभी के लिए इस फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट को लाया गया है. दिस हैज बीन द बैंक्स फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद द फिनटेक प्लेयर टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट. तो ये एक्सिस बैंक का पहला ऐसा है कि उसने कोई फिनटेक प्लेयर, ओपन क्या है? एक फिनटेक प्लेयर है जिसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक ने पार्टनरशिप किया है एंड फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट को जो है वो लॉन्च किया है. विद दिस पार्टनरशिप ऑल एक्सिस बैंक account holder can also get access open in all-in-one digital banking platform. So इस पार्टनरशिप के साथ जो भी एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक के जो होल्डर्स हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन. सिंपल था. देखिए, इससे पहले एक्सिस बैंक का मैंने आपको बताया था कि इवॉल्व जो है वो MSME के लाया गया है. एक नॉलेज समिट थी इवॉल्व जिसका 7th एडिशन था, वो MSMEs के लिए था. फिर एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? ओपन के साथ, जिसके थ्रू फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट को लाया गया. बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बंधन बैंक लॉन्च जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन. सो बंधन बैंक ने क्या किया है? जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन को लॉन्च किया है. बंधन बैंक लॉन्च द जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंप अलॉन्ग द बैंक ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली. सो सौरव गांगुली जो है वो इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है एंड इस कैंपेन को उनके द्वारा लॉन्च किया गया. जहां बंधन वहां ट्रस्ट इज एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन इन विच द कंपनी हैज एम्फसाइज्ड द ट्रस्ट दैट द ब्रांड हैज बीन एबल टू अर्न इन द स्पैन ऑफ 7 years एज अ बैंक. सो इस कैंपेन को लाने का उनको यही करना था कि जो बैंक ने अपना ट्रस्ट बनाए रखा है, पिछले 7 सालों से वो वर्क कर रही है और वो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है. ओके, सो सिंपल सा था कि जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन जो है वो बंधन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है. ओके, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली. ये आपको ध्यान में रखना है. बंधन बैंक फाउंड होता 2001 में. CEO है चंद्रशेखर घोष एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता में. ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ होगा सिबिल सिडबी ऑनलाइन PSB लोन लॉन्च MSME रैंकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से देखिएगा. CIBIL Credit Bureau TransUnion CIBIL in association with SIDBI and Public Sector Bank Loan launch a ranking model for MSME Fit Rank in collaboration with the Digital Credit Marketplace. Online PSB loan will rate the over 6 crore MSME by drawing inputs from their current account, income tax returns and also GST returns to arrive at a score between 1 to 10 to rate a borrower after taking a consent to draw the relevant data. So ये जो CIBIL है, सिडबी है एंड ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है MSME रैंकिंग जिसका नाम है फीड रैंक, ठीक है. सो इसे जो है लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो MSME है उसको रैंकिंग की जा रही है. सो ओवर 6 करोड़ MSME को जो है वो रेट किया गया है. ओके, उनके करंट अकाउंट्स को देखकर, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स को देखकर, उनके GST रिटर्न्स को देखकर उन्हें रेट किया जा रहा है फ्रॉम 1 to 10. ओके, सो ये सारा डिस्कशन करके जो MSME है ओवर 6 करोड़ MSME को रैंकिंग किया जा रहा है, जिसी को कहा जा रहा है फिट रैंक.
सो ये फिट रैंक को लॉन्च करने वाला कौन है? सिबिल, सिडबी एंड ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर लोन्स जो है इन्होंने इस MSME रैंकिंग को जो है लॉन्च किया है। ओके, जो फिट रैंक रहेगा 1 वो इंडिकेट करेगा लीस्ट रिस्क, ठीक है, एंड अगर वो जो 10 रहेगा तो वो मोस्ट रिस्क जो है वो इंडिकेट करेगा। ओके, द फिट रैंक 1 वुड इंडिकेट द बिजनेस टू बी लिस्ट रिस्की एंड द फिट रैंक वुड मीन द एंटिटी इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एन NPA। ओके, ईच फिट रैंक करस्पॉन्ड टू अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट व्हिच मीन्स लोअर द फिट रैंक लोअर द perceived risk of default associated with the MSME। जैसे कि मैंने आपको बताया जितना लोअर हमारा फिट रैंक रहेगा उतना लोअर रिस्क रहेगा। ओके, सो फिट रैंक क्या करस्पॉन्ड करता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे भी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सिडबी की बात की जा रही है, सिबिल की बात की जा रही है। सिडबी के जो चेयरमैन है वो है शिव सुब्रमण्यम रमन, फॉर्म्ड हुआ था 2 अप्रैल 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और सिबिल की बात की जा रही है जिसके MD एंड एग्जीक्यूटिव है राजेश कुमार। ओके, सो ये कुछ मैंने स्टैटिक आप लोगों को बताया है। बाकी आप लोगों को यही चीज ध्यान में रखनी है कि MSME रैंकिंग जो लाया उसका नाम क्या है? फिट रैंक को लाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ की और बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस रिकमेंड करना चाहूंगी। आप लोग इस पेज पे देख सकते हो, आपको 2 अपॉइंटमेंट के सेशंस दिख रहे हैं एंड 2 स्कीम्स के सेशंस दिख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जुलाई से सितंबर एक मैंने सेशन दिया है आपको, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब इससे क्या हो रहा है आपका जुलाई टू दिसंबर सारी अपॉइंटमेंट्स कवर अप हो रही है अगर आप ये 2 सेशंस देख रहे हो तो। एंड सेम विथ स्कीम, अगर स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो जून से लेकर सितंबर तक की स्कीम्स मैंने आपको प्रोवाइड की है 4 महीने की, एंड देन आपको अक्टूबर से दिसंबर पिछले 3 महीने की भी स्कीम मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो अगर आप ये 2 सेशंस देखते हो, मतलब कि ये 2 कैटेगरी के 4 सेशंस अगर आप देखते हो तो इससे आपका अपॉइंटमेंट्स एंड स्कीम वाला सेक्शन थॉरली प्रिपेयर हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को आपकी अपकमिंग SBI PO मेंस एंड SBI क्लर्क मेंस के लिए ये सेशंस रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंड करूंगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मैंने स्कीम्स, पोर्टल्स, इनिशिएटिव, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्च हुए वो सारे कवर अप करवाए। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आप कोई भी बैंकिंग का मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोगों को ये सेशन देखना मस्ट है। अगर आप कोई अदर भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट स्कीम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही टॉपिक माना जाता है, तो भी आप लोगों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन बिफोर योर एग्जामिनेशन जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। इसके ई बुक्स भी कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इफ यू वांट ई बुक्स, आप ई बुक्स से भी रिवीजन कर सकते हो बिफोर एग्जामिनेशन अगर आप लोगों ने सेशन देख लिया हो तो। ओके, सो आप लोगों को ई बुक के माध्यम से रिवीजन करना है तो ई बुक्स लीजिए। अगर आपको इसका थॉरली स्टडी करनी है तो आपको ये सारे सेशंस देखना होगा। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, सो दैट आफ्टर दिस सेशन और आपको जब भी लगे आप ये सेशन जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को जो भी चीज़ कहती हूँ मैं एक ही चीज़ कहूँगी, वो सारे सेशन अगर आप देखते हो तो आप एक अपना अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आप सभी को पता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में होता है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कवर करवाती हूँ। ओके, सो ये सेशंस आप लोगों को देखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने आपको दिसंबर सेकेंड हाफ का सेशन भी प्रोवाइड किया है। ओके, सो सेकेंड हाफ का सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आपका प्रिंटेबल ई बुक जो है आप प्रोवाइड नहीं करते हो, हमें प्रिंट करना होता है, हम ऑल द टाइम मोबाइल से नहीं पढ़ सकते। तो आपकी इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आपका वो पॉइंट ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को अब से जो भी ई बुक्स आएंगे वो सारे आपको प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगी। रिसेंटली मैंने दिसंबर का सेशन आपको प्रोवाइड किया जो कि सेकेंड हाफ, मतलब कि फ्रॉम 15th to 31st दिसंबर का सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। आई होप आप सभी ने देखा होगा। जिनमें नहीं देखा होगा आफ्टर दिस सेशन ज़रूर जाके देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। सो वो सेशन अगर आप देख लिया होगा तो आप उसका ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने दोनों भी फॉर्म्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं, प्रिंटेबल भी एंड नॉन प्रिंटेबल फॉर्म भी। सो एज पर योर कन्वीनियंस आप उसे परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले जाइए कोचिफाई का एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए एंड जो ई बुक चाहे वो परचेज कर सकते हो, और आने वाली सारी ई बुक्स आपके लिए प्रिंटेबल होने वाली है। ओके, सो बढ़ते अभी आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू येस बैंक। Yes Bank acquired 9.9% stake in JC Flower Asset Reconstruction Company. So Yes Bank ने क्या किया है, 9.9% स्टेक लिया है JC Flower का, ओके, जो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। So Yes Bank ने ये जो एक्वायर किया है, ये स्टेक
ये उसका जो पर शेयर का प्राइस कितना है ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज 11.43 पर शेयर, दैट्स इट। यस बैंक हैज साइंड अ शेयर परचेस एग्रीमेंट विद जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्वायरिंग 9.9% स्टेक इन एआरसी एट ₹11.43 पर शेयर। सिंपल। यस बैंक की बात की जा रही है तो 2004 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन न्यूज अगेन रिलेटेड टू यस बैंक। यस बैंक टर्टल फिन लॉन्च ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस प्लेटफॉर्म इजी इंश्योर। सो यस बैंक ने क्या किया है, टर्टल फिन के साथ मिलकर जो है एक ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इजी इंश्योर। इजी इंश्योर इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड proposition for Yes Bank that will bring a multiple insurance partners onto a single platform, providing a slew of benefits including a seamless point online insurance services, the ability to compare, select suitable insurance cover based on the customer needs, and the ability to compare a cost for rationalizing purchase decision among others. TurtleFin, one of its kind and customized technology solution, will allow a platform to provide a seamless customer experience to its customer. So Yes Bank ने क्या किया है कि जो इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स होते हैं उन सभी को एक साथ ला लिया है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, जिसके थ्रू क्या होगा कि कंपैरिजन करके हमें जो कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू प्राइस, एज कम्पेयर टू एवरीथिंग, आप लोग कंपेयर करके आपको जो सुटेबल है वो आप इंश्योरेंस सर्विस जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, वो आप परचेस कर सकते हो। सो इजी इंश्योर किसने लाया है, येस बैंक एंड टर्टलफिन, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस प्लेटफॉर्म है। ओके, सिंपल था। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। अब आता है आईसीआईसीआई बैंक का न्यूज। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट फॉर एनआरआईज एट इट्स गिफ्ट सिटी गुजरात। तो आईसीआईसीआई बैंक ने 2 न्यू प्रोडक्ट एनआरआईज के लिए जो है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए जो है लाया है। कहाँ पे लॉन्च किया इसे, गुजरात के गिफ्ट सिटी, गुजरात जिसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। ओके, सो सिंपल सा पॉइंट है, जो 2 न्यू प्रोडक्ट है उनका नाम है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एंड डॉलर बाउंस। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वो 2 न्यू जो प्रोडक्ट आईसीआईसीआई बैंक ने लाया है दैट इज लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, LAD इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एंड डॉलर बॉन्ड्स। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। गिफ्ट सिटी गुजरात, गुजरात में जो है इसे लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जा रही है तो आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ दैट इज संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अब ये 2 जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए ये क्या है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो LAD एंड डॉलर बॉन्ड्स क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। LAD रिजेंबल्स अ लोन इन फॉरेन करेंसी अगेंस्ट इन डिपॉजिट इन इंडिया। सो जो डिपॉजिट किया गया है उसके अगेंस्ट में फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज LAD। ओके, सो जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए लोन मिल जाता है फॉरेन करेंसी में। सो इसके लिए क्या होता है कि जो टर्म डिपॉजिट होते हैं वो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड उसकी वजह से जो पेनाल्टी लगती है वो भी नहीं लगती है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिपॉजिट किया हुआ है उसका 95% ऑफ द लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी में लोन दिया जा रहा है, दैट इज लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। जो भी डिपॉजिट किया हुआ है उसके अगेंस्ट में लोन देना, दैट इज लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। सो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, और उसने ये एनआरआईज के लिए लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, गुजरात गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया है। ओके, जो भी डिपॉजिट किया है उसके ऊपर लोन प्रोवाइड करना है अप टू मतलब जो अमाउंट है दैट इज अप टू 95% ऑफ द डिपॉजिट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है डॉलर बॉन्ड। इट इज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द एनआरआई। तो ये एनआरआई के क्या लिए, एनआरआईज के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू वो डॉलर बॉन्ड्स को बुक कर सकते हैं थ्रू द आईसीआईसीआई बैंक। ओके, ऐसा इसे कहा जाता है डॉलर बॉन्ड्स। तो डॉलर बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और लोन अगेंस्ट डिपॉजिट ये एक लोन दिया जाता है इन फॉरेन करेंसी अगेंस्ट द डिपॉजिट। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कहाँ पे लॉन्च किया है ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, गुजरात में। ओके, और कौन सी बैंक ने लॉन्च किया, आईसीआईसीआई बैंक ने। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है, कैनरा बैंक इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL। तो देखते हैं इसके बारे में कि कैनरा बैंक ने जो पार्टनरशिप किया है वो NESL के साथ पार्टनरशिप कर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को क्या किया है, इशू किया है। द प्लेटफॉर्म विल ऑफर several advantages such as greater transparency, better monitoring system, secure transmission of bank guarantee to beneficiaries. Canara Bank step into digital banking on its 117 Founders Day with the issuance of electronic bank guarantee in partnership with NESL. National E-Governance Service Limited. The Canara Bank will now offer an API-based digital workflow of bank guarantee, which will eliminate physical insurance, stamping, verification, paper-based record maintenance. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कैनरा बैंक है वो डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ते हुए उन्होंने जो फाउंडर्स डे था उनका 117th उस
दिन उन्होंने इशू किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को। किसके साथ पार्टनरशिप करके इसे इशू किया है? NESL के साथ पार्टनरशिप करके इसे इशू किया है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो अब कैनरा बैंक क्या कर रही है? ऑफर कर रही है एन API बेस्ड डिजिटल वर्क फ्लो, ठीक है, जिसके थ्रू जो फिजिकल इंश्योरेंस होता है, जो स्टैंपिंग होती है, वेरिफिकेशन, जो पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, और सभी को एलिमिनेट किया जाएगा और डिजिटली उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो सिंपल था। कैनरा बैंक ने क्या इशू किया है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को। किसके साथ पार्टनरशिप करके इसे लाया है? NESL के साथ पार्टनरशिप करके, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं, तो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1906 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। CEO एंड MD है लिंगम वेंकट प्रभाकर एंड टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अब देखिए, कैनरा बैंक से रिलेटेड ही हम लोग बात करें तो एक और बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो न्यूज़ रिसेंटली आई थी कि कैनरा बैंक ने जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना होगा। आपको पूछा जा सकता है कि बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन से बैंक ने जीता है? दैट इज कैनरा बैंक। ओके, और कैनरा बैंक ने क्या किया? एक माइलस्टोन भी अचीव किया है, दैट इज 20 लाख करोड़ रुपीस का जो है वो एक माइलस्टोन अचीव किया है इन ग्लोबल बिजनेस। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है 20 लाख करोड़ का जो एक ग्लोबल बिजनेस जो है वो क्रॉस कर दिया है कैनरा बैंक ने। ओके, सो बढ़ते आगे हम लोग और देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप। सो IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसने क्या किया है? इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसका नाम है फर्स्ट टैप। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। So IDFC Bank has introduced a sticker-based debit card called First Tap. The launch is in association with the NPCI, National Payment Corporation of India. The First Tap is launched to facilitate transaction by the simply tapping the sticker on the near-field communication enabled point of sale terminal. So IDFC फर्स्ट बैंक ने ये फर्स्ट टैप को लॉन्च किया। ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है और इन्होंने लॉन्च किया है विद द एसोसिएशन ऑफ NPCI, मतलब NPCI के साथ मिलकर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर IDFC फर्स्ट बैंक ने इस स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब ये क्या करेगा? ये फर्स्ट टैप जो है डायरेक्टली टैप करके इससे हम लोग लेन देन की सुविधा जो है वो कर सकते हैं। सो डायरेक्टली टैप करना है एंड हमारा जो कम्युनिकेशन है, मतलब कि जो पेमेंट है वो इजीली हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO है V विद्यानाथन एंड फाउंड हुआ था अक्टूबर 2015 में। ओके, सो सिंपल था। IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है फर्स्ट टैप। सिंपल टैप करो, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगेन रिलेटेड टू IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च जीरो फी बैंकिंग सेविंग अकाउंट। सिंपल सा है, जीरो फी बैंकिंग सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक हैज डिक्लेयर जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट एंड वे फी ऑन द मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग पासबुक चार्जेस एंड NEFT चार्जेस। सो इन्होंने क्या किया है? जीरो बी सेविंग अकाउंट तो लॉन्च किया, ये जीरो फी वाला। उसी के साथ साथ जो मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर जो पैसा लगता है वो भी वेव ऑफ कर दिया है। पासबुक चार्जेस नहीं लगेगा, NEFT चार्जेस नहीं लगेगा। ओके, द बैंक सेड दैट द कस्टमर मेंटेनिंग as low as 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस एंड द 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस सेविंग अकाउंट वेरिएंट विल गेट दिस बेनिफिट। तो ये बेनिफिट किसे दिया जाएगा? जो लोग मेंटेन करेंगे मिनिमम 10,000 का जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है वो, एंड एवरेज मंथली बैलेंस होता है दैट इज 25,000, जो मेंटेन करते हैं उन लोगों को जो है, उन कस्टमर्स को जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें जीरो बैंक सेविंग अकाउंट जो है वो उसकी सर्विस ले सकते हैं एंड जो बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर जो पैसा लगता है वो अमाउंट भी वेव ऑफ करवा सकते हैं। ओके, सो ये लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो IDFC फर्स्ट बैंक के दो लॉन्चेस देखे हम लोगों ने। एक था स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जिसका नाम था फर्स्ट टैप एंड सेकंड वन इज जीरो फी बैंकिंग सेविंग अकाउंट। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो ये थे हमारे कुछ डिटेल में हमने बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ डिस्कस की। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अगेन हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को कवर अप ही करने वाले हैं दिसंबर मंथ की, बट अभी ये जो रहेगी ये थोड़ी क्विक होने वाली है। क्विक का मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही क्विक पढ़ाऊंगी, मैं डिटेल में ही जाऊंगी, सारी न्यूज़ को ही कवर अप करवाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में मैक्सिमम न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी क्विक न्यूज़ की ओर। सबसे पहले है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी एक ही पेज पे कवर अप हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ ओपन इट्स मिड कॉर्पोरेट ब्रांच इन केरला एट कोची। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? अपना पहला मिड कॉर्पोरेट ब्रांच को जो है लॉन्च किया है कोची केरला में। उसके बाद सेकेंड वन न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रपोजेस टू सेल इट्स मेजॉरिटी स्टेक इन नैनीताल बैंक। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो नैनीताल बैंक का क्या कर दिया है? सेल कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा करंटली होल्ड 98.5% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ NBL। ओके,
सो 98.57% जो है टोटल इक्विटी NBL का वो क्या करती है, होल्ड करती है। ओके, सो वो अभी क्या कर रही है, वो सेल कर रही है टोटल कंप्लीटली। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, को किसका कर रही है, नैनीताल बैंक का। और ये भी ध्यान में रखना है कितना परसेंट, 98.57 जो है वो अभी तक उन्होंने होल्ड कर रखा था, बट वो अभी सेल कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बेक एन EAG लॉरेट अवार्ड इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी हेल्ड एट सोची, रशिया। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने EAG लॉरेट अवार्ड भी जीता है, कहाँ पर, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो कि सोची रशिया में हुआ, वहां पर उन्होंने EAG लॉरेट अवार्ड जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने हासिल किया है। एंड लास्ट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्रीन राइड, एक पहल स्वच्छ हवा की और इनिशिएटिव विद सुपर मॉडल एंड फिटनेस एंथुजियास्ट मिलिंद सोमन। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन राइड, एक पहल स्वच्छ हवा की और। सो इस इनिशिएटिव में जिनने सहभाग दिया था वो थे मिलिंद सोमन, जो कि एक सुपर मॉडल है, फिटनेस एंथुजियास्ट है। उन्होंने इस बैंक ऑफ बड़ौदा के इनिशिएटिव में हिस्सा लिया था। ओके, सो आपको पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। सो ऑल इन ऑल हमने सारी बैंक ऑफ बड़ौदा की इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को कवर अप किया। आई होप आपको सभी समझ आई होंगी। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है RBI हैज साइन अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी टू एनेबल MMA टू मेक ड्रॉल्स इन मल्टीपल ट्रांचेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ $200 million फ्रॉम RBI। दिस एग्रीमेंट हैज बीन साइन अंडर द SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए RBI ने क्या किया है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो मालदीव्स अथॉरिटी के साथ जो है वो साइन किया है। और ये जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क साइन हुआ, ये हुआ अंडर द SAARC करेंसी स्वैप, मतलब जिसके अंडर में साइन हुआ, आपको ये पूछा जा सकता है, तो वो था SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ओके, जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जिसके थ्रू $200 million तक मैक्सिमम किस्तें जो है वो RBI से जो है वो विड्रॉल की जा सकती है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि RBI ने जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है वो MMA के साथ किया है, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ, जिसके थ्रू MMA क्या करेगी, RBI से मैक्सिमम $200 million तक की जो किस्तें हैं वो ले सकती है। ओके, और ये साइन हुआ अंडर द SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट वन है RBI हैज इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1.25 करोड़ ऑन ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक बॉम्बे। सो ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक बॉम्बे का जो है उसके ऊपर RBI ने पेनाल्टी लगाया है, और वो कितना अमाउंट का लगाया, 1.25 करोड़ का। नेक्स्ट वन है RBI शॉर्टलिस्टेड 7 ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म टू यूज AI/ML टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन। सो RBI ने 7 कंसल्टेंसी फर्म्स को क्या किया है, शॉर्टलिस्ट किया है। उनको ये कहा जा रहा है कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को जो है वो यूज करना होगा टू इम्प्रूव द रेगुलेटरी सुपरविजन। और वो 7 फर्म्स कौन सी है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो सिंपल सा पॉइंट है, इतना ही ध्यान में रखना है कि AI/ML यूज करने के लिए, जिसके थ्रू रेगुलेटरी सुपरविजन को इंप्रूव करने के लिए 7 कंसल्टेंसी फर्म को RBI ने शॉर्टलिस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे कंडक्टेड बाय द RBI फाउंड दैट अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग are on par between the rural and urban population nationwide, with the average of both segments being 11.7 on scale of 21. And the survey is based on the 3 parameters, namely financial education, financial knowledge, एटीट्यूड एंड दी बिहेवियर। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूजन सर्वे जो है वो RBI द्वारा लाया गया, जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो रूरल और अर्बन एरिया है उसमें डिजिटल बैंकिंग का कितना नॉलेज है वो चेक किया जा रहा है। तो जब इन रूरल और अर्बन का दोनों का एवरेज अगर देखा जाए तो ये 21 पे से 11.7 जो है वो इतना स्कोर आया है। और ये जो सर्वे ये 3 पैरामीटर के ऊपर बेस है, दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड एंड दी बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पूछा जा सकता है कि ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, तो RBI द्वारा, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे। ये कितने पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। उनके नाम भी पता होने इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पूछा जा सकता है कि रूरल और अर्बन की अगर हम बात करें तो कितना एवरेज जो है दोनों सेगमेंट में डिजिटल बैंकिंग नॉलेज है ये पता चला है, दैट इज 11.7 आउट ऑफ 21। ओके, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन है RBI इशूड 2 ट्रांचेस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विल सोल्ड थ्रू स्केड्यूल कमर्शियल स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। सो RBI ने 2 ट्रांचेस ऑफ गोल्ड सोवरेन बॉन्ड को जो है लॉन्च किया है। सो वो 2 ट्रांचेस कौन सी है, 1 दिसंबर एंड 1 मार्च मंथ में। तो 2 किश्तों में जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को जो है वो उनके सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन अप किया जाने वाला है। ओके, तो वो मैं आपको बताती हूँ आगे। इससे पहले जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो कौन सोल्ड करता है, तो वो करता है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट ऑफिसेस एंड जो स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE होता है वो सोवरेन गोल्ड्स को क्या करता है,
सेल करता है। ओके, सो ये जो 2 सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं ये दिसंबर और मार्च के लिए आने वाला है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सीरीज 3 का जो दिसंबर मंथ का दिसंबर 19 टू दिसंबर 23 ये फर्स्ट सब्सक्रिप्शन था, एंड जो फोर्थ वाला आने वाला है दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम 6 टू 10th। ओके, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है। सो आरबीआई 2 ट्रांचेस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो सब्सक्रिप्शन है उसने ओपन किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, दिसंबर वाला हो चुका है, मार्च वाला अभी आने वाला है। ओके, अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, उसे कौन इशू करता है? सो व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड हु इज द इशूअर? तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, जिस तरह हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसी तरह गोल्ड के बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। ओके, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड एंड इसे इशू करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड में दैट इज 1 ग्राम, और जो मैक्सिमम लिमिट होती है इंडिविजुअल्स के लिए 4 kg होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg होती है, एंड 20 kg फॉर द ट्रस्ट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम एंड द मैक्सिमम, मिनिमम इज 1 ग्राम एंड मैक्सिमम 4 kg फॉर द इंडिविजुअल, 4 kg फॉर द HUF एंड 20 kg फॉर द ट्रस्ट। ओके, ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। सो इसके लिए 2 ट्रेंचेस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के आरबीआई ने इशू किए थे दिसंबर एंड मार्च मंथ के लिए। ओके, सो बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स फॉर वेरियस मार्केट रेगुलेटेड बाय इट। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू रिस्टोर मार्केट आवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल, नोटिस, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट एज वेल एज द रुपए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। सो आरबीआई ने क्या किया है, जो ट्रेडिंग आवर्स है वो एक्सटेंड कर दिए। ओके, सो कॉल, नोटिस, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो इन कॉर्पोरेट बैंक बॉन्ड सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट एज वेल एज रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इन सारे जगह पे जो टाइमिंग है वो बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो पहले का टाइमिंग एंड जो टाइमिंग बढ़ चुका है वो टाइमिंग। ओके, सो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने टेबल यहाँ पे रख दिया है। सो पहले 9 से 3:30 तक कॉल, नोटिस और टर्म मनी का जो मार्केट होता था उस पे जो है वो ट्रेडिंग आवर्स होते थे, बट नाउ इट्स चेंज टू 9 AM to 5 AM। ओके, देन उसके बाद अगर आप देख सकते हो मार्केट रेपो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो 9 से 2:30 होता था, अभी भी 9 से 2:30 है। जो चेंज नहीं हुआ है वो एज इट इज है, जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल है बट आपको टाइमिंग जहाँ पे चेंज हुआ है वो ध्यान में रखना है। आप लोगों को ये वीडियो पॉज करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं बढ़ती हूँ आगे और बताती हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुआ था उसमें फिर से जो है पॉलिसी रेट हाइक हुआ है, रेपो रेट फिर से बढ़ गया है हमारा 35 बेसिस पॉइंट से, एंड नाउ इट्स चेंज टू 6.25% आफ्टर चेंज। जो रेपो रेट डिसाइड हुआ है दैट इज 6.25। देखिए हर एक सेशन में कहती हूँ, इस बार भी कहूँगी, अगर आप ये वीडियो एट प्रेजेंट देख रहे हो तो ये जो रेपो रेट्स है, ये जो पॉलिसी रेट्स है वो परफेक्ट है, आप याद रख सकते हो। बट अगर आप एक नेक्स्ट फिर से क्वार्टर आता है, फिर से कुछ पॉलिसी रेट्स चेंज होते रहते हैं, एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फिर से, तो आपको कोई चेंज हो सकते हैं। उस टाइम पे अगर आप ये रेट्स ध्यान में रखोगे और वहाँ पे कुछ चेंज हुआ रहेगा तो आपका गलत हो सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप एट प्रेजेंट देख रहे हो तो इट्स ओके फाइन, बट अगर आप कुछ आगे कुछ मंथ में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको उसी टाइम पे आरबीआई की साइट पर जाना है और सारे पॉलिसी रेट्स को एक बार क्रॉस चेक करना है और वो ध्यान में रखना है, ना कि जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया है। ओके, क्योंकि ये जो आरबीआई के रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको इसमें अपडेटेड रहना रहेगा। और जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो उसके प्रीवियस 1 डे आप लोगों को आरबीआई के रेट्स तभी रिवाइज करने हैं। ओके, बट आपको सिर्फ अपडेटेड रहना है न्यूज़ के साथ कि आरबीआई ने ऐसा किया है, बट जब भी याद करना है तो बिफोर 1 डे ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको रिव्यू करना है आरबीआई के साइट पे जाकर। ओके, सो आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया है 35 बेसिस पॉइंट से, अभी चेंज हुआ है एंड हो गया है 6.25। अगर मैं बाकी रेट्स की बात करूँ तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एसडीएफ है 6%, एमएसएफ है 6.5, देन है बैंक रेट 6.5, रिवर्स रेपो रेट जो है दैट इज 3.35, सीआरआर है 4.5 एंड एसएलआर है 18%। सो ये सारे करंट पॉलिसी रेट्स है, आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। SBI, ICICI Bank, Axis Bank to introduce RuPay-based credit card on UPI platform by March 2023. Very important। SBI ने, ICICI Bank ने और Axis Bank ने, इन्होंने क्या किया कि RuPay-based credit card को जो है UPI प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है। बाय मार्च 2023 इसे जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन IRDAI इंट्रोड्यूस किया है बीमा वाहक टू एक्सपांड इंश्योरेंस फोर्सेस। सो IRDAI जो है
ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है बीमा वाहक को, जिसके थ्रू इंश्योरेंस फोर्सेस को जो इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज जो है उसको प्रोवाइड एक्सपांड किया जाएगा और भी ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पाइस मनी पार्टनर विद एक्सिस बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। सो स्पाइस मनी जो है उसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है, जिसके थ्रू रूरल जो इंडिया में जो रूरल सेक्टर है वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को ऊपर वर्क किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट है इंडियन टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2037 सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो ये जो सेंटर फॉर बिजनेस रिसर्च है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च, इसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा बाय द ईयर 2037। बंधन बैंक साइन एन एमओयू विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस पेंशनर। तो बंधन बैंक ने क्या किया, एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, किसके लिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए। ओके, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है इसने पार्टनरशिप किया है चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, किसके लिए, बैंक इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक क्या करेगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है एमएस जनरल इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो सेल करेगा। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड टू रिनेम बंधन म्यूचुअल फंड। सो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, रिनेम कर रहा है और उसका नाम अभी रख रहा है, दैट इज बंधन म्यूचुअल फंड्स। एसबीआई कंटिन्यू टू लीड इन डेबिट कार्ड मार्केट एंड एचडीएफसी लीड इन क्रेडिट कार्ड मार्केट फॉर अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 की बात की जाए तो एसबीआई ने टॉप किया है इन डेबिट कार्ड मार्केट एंड एचडीएफसी ने टॉप किया इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। Zerodha backed Golden PI Technology has become the first online bond platform provider to receive debt brokerage license for market regulator Securities and Exchange Board of India। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जीरोधा जो है वो पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे जो है सेबी से डेब्ट ब्रोकरेज लाइसेंस जो है उसने रिसीव कर लिया है। सो ऐसा जीरोधा पहला बना है। ओके, जीरोधा पहला ऐसा बाजार बन गया है कि जिसे डेब्ट ब्रोकरेज लाइसेंस जो है सेबी से रिसीव हो गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारा एडीबी अप्रूव्ड $780 million लोन फॉर द चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, अप्रूव किया है $780 million का लोन चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क्स के लिए। अगेन फ्रॉम एडीबी न्यूज है, एडीबी टू प्रोवाइड $125 million लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु। सो एडीबी ने फिर से $125 million का लोन जो है वो दिया है फॉर द अर्बन सर्विसेज जो इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु की। ओके, देन एडीबी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ 3 million प्रोजेक्ट रेडीनेस finance facility to support preparatory activities for designing a project to improve financial infrastructure in the priority areas of the Agartala city। So ADB ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ $3 million का जो प्रोजेक्ट है वो साइन किया है, जिसके थ्रू अगारतला सिटी का जो म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसे डिजाइन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट टू लॉन्च फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड को। देन एयू रिलेटेड दो न्यूज है, एयू फाइनेंस बैंक ने ज्वाइन किया हैंड्स विद एचडीएफसी लाइफ फॉर बैंक इंश्योरेंस एंड एयू फाइनेंस बैंक पार्टनर विद आईसीआईसीआई लैम्बार्ड फॉर द अगेन बैंक इंश्योरेंस। ओके, सो बैंक इंश्योरेंस की हमने टोटल 3 न्यूज पढ़ी है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने किया था बैंक इंश्योरेंस, किसके साथ, चोलामंडलम एमएस के साथ। उसके बाद एयू के 2 है, एयू ने एक किया एचडीएफसी लाइफ के साथ और सेकेंड किया है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के साथ। ओके, नेक्स्ट वन न्यूज की और बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर्स टू मीट द गाइडलाइन ऑन वॉल्यूम ऑफ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन बाय 2 years टिल December 31, 2024। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के जो लेन देन की मात्रा पर को पूरा करने के लिए जो पेमेंट एग्रीगेटर की जो सीमा है वो 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर जो अपडेट फाइनल हुए दैट इज 31 December 2024। ओके, सो ये जो डिसीजन रिलीफ प्रोवाइड करेगा ये थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को करेगा, लाइक गूगल पे, वॉलमार्ट, फोन पे, इन लोगों को मेजर रिलीफ जो है वो प्रोवाइड होगा। ओके, सो यहाँ पे टीपीएपी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स। ओके, सो ये जो डेडलाइन बढ़ा दी गई है, अब ये बढ़ाकर क्या हो चुकी है, 31 December 2024। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एसबीआई प्लान्स टू रेज अप
to 10,000 crore through issuance of infrastructure bond during the current financial year. So SBI प्लान कर रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को लेकर आएगा एंड उसके लिए उसने 10,000 करोड़ रुपीस भी क्या किए हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, रेज किए हैं. ओके, SBI रिलीज अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर OTC ट्रेड इन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. द न्यू गाइडलाइन वुड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023. सो सेबी ने क्या किया है, सिक्योरिटीज बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने क्या किया है, न्यू OTC ट्रेड जो है फॉर्मेट लाया है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए. और ये जो गाइडलाइन जो जारी की जाने वाली है, जो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से ये लागू होने वाली है. ओके, सो ऐसा सेबी ने रिलीज किया है न्यू OTC ट्रेड किसके लिए, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए. नेक्स्ट न्यूज है हमारा G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. सो G20 एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव द्वारा, उन्होंने इंडिया का जब G20 प्रेसिडेंसी था उस समय पे इसे स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड की जाने वाली है. जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और जो भी डिजिटली बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो उसके ऊपर अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड की जाने वाली है थ्रू दिस कैंपेन. ओके, सो ये कैंपेन किसने लॉन्च किया ये ध्यान में रखना है, और कब लॉन्च किया ये ध्यान में रखना है. ओके, सिंपल था. देखिए इस पेज पे बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ थी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. बढ़ते हम लोग आगे एंड देखते हैं हम नेक्स्ट वन. RBL बैंक, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, वन द बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2022. सो RBL बैंक जो है ये वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने एक अवार्ड जीता है बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड. ओके, सो आपको ध्यान में रखना है ये अवार्ड कौन सी बैंक ने जीता है, RBL बैंक ने. नेक्स्ट न्यूज है हमारा पैसा बाजार. RBL बैंक लॉन्च डुएट क्रेडिट कार्ड फॉर द कैशबैक एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर. सो पैसा बाजार ने एंड RBL बैंक ने दोनों ने लॉन्च किया है डुएट क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, जिसके थ्रू कैशबैक एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर जो है वो होने वाला है. ओके, NSE इंडाइसेस लॉन्च न्यू निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स. सो NSE ने क्या किया है, न्यू निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है कि निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा. ओके, अगेन NSE से रिलेटेड एक और न्यूज है. NSE रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI टू सेट अप SSE. सो NSE को अप्रूवल मिल गया है SEBI से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, जो कि एक मार्केट रेगुलेटर है, जिसके थ्रू उन्होंने ऐसा अलाउ किया NSE को कि वो अब सेटअप कर सकती है SSE, that is social stock exchange as a separate segment. So very important here कि आप लोगों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म पता होना, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको इधर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि SSE को जो है कौन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, किसको परमिशन दी गई है, तो वो NSE को दी गई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन मिल गई है SEBI के, जिससे थ्रू वो SSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करेगा. नेक्स्ट न्यूज है इंडियन साउथ कोरियन साइन एग्रीमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन ओवर टू 45 बिलियन क्रोन वन. सो इंडिया एंड साउथ कोरिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, कितना अमाउंट का, 245 बिलियन क्रोन वन का, ठीक है, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड के लिए जो है ये लोन जो है उन्हें मिला है, ठीक है. और ये एग्रीमेंट किसने साइन किया, इंडिया एंड साउथ कोरिया ने साइन किया है. ओके, लास्ट न्यूज है हमारा IIFL म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड ऑलमोस्ट 6 months आफ्टर द सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द पैसिव ऑल्टरनेटिव इन द इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम स्पेस. सो सेबी ने क्या किया था, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है वो लॉन्च किया था, एंड उसके एक्जैक्टली 6 months के बाद IIFL ने क्या किया है, लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड. ओके, सो आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड किसने लॉन्च किया, दैट इज IIFL म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया है. ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन न्यूज. स्पेक्टो इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट डेट कलेक्शन इनोवेशन लैब. सो स्पेक्टो जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला डेट कलेक्शन इनोवेशन लैब को. ओके, गोल्ड सिक्का विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट गोल्ड ATM एट बेगमपेट एंड डिस्क्राइब इट एज अ इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM. सो इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM जो है वो हैदराबाद में जो है लाया गया है. ओके, जो कि जिसके थ्रू जो है गोल्ड कॉइन्स को डिलीवर किया जाएगा. ओके, सो ये सबसे पहला है, किसके द्वारा इसे लाया गया, गोल्ड सिक्का द्वारा जो है प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है इसे लाया गया है. इनका एम यही है कि इसको थ्रू आउट द इंडिया जो है वो एक्सपांड किया जाए. तो आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM कहाँ पे आया, तो वो आया है हैदराबाद में, ठीक है, बेगमपेट हैदराबाद में इसे लाया गया है. ओके, सो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसे लाया है, उनका स्टार्टअप जो ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज है उन्होंने इसे लॉन्च किया है. ओके,
सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द करंट ईयर टिल 24-25 विद द आउटले ऑफ रुपीज 120 करोड़। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को जो है वो अप्रूवल दे दिया है फॉर द ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए जो स्कीम है, ठीक है। सो इसके लिए जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया दैट इज 120 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस फर्म 197 कम्युनिकेशन हैज अनाउंस अ बायबैक ऑफ 850 करोड़ वाया ओपन मार्केट रूट थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज मेथड। तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है ये 197 कम्युनिकेशन जो 850 करोड़ का बायबैक करेगी वाया ओपन मार्केट रूट थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज मेथड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, CBDT हैज ऑफर्ड अ वन टाइम रिलीफ टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस who don't have a PAN by allowing them to fill a form of 10F manually till March 31st 2023। तो CBDT क्या कर रही है, एक टाइम का रिलीफ दे रही है नॉन इंसिडेंट NRIs जो है उन लोगों को, उनको ये कहा जा रहा है जिनके पास पैन नंबर नहीं है उन लोगों को ये अलाउ किया जा रहा है कि उनको 10F का फॉर्म जो है वो फिल करना होगा बाय द मंथ ऑफ March 31st 2023। सो March 31st 2023 से पहले जो भी NRIs है जिनके पास पैन नहीं है उन लोगों को CBDT अलाउ कर रहा है कि उनको 10F का फॉर्म जो है वो 10F का जो फॉर्म है वो मैन्युअली फिल करना होगा। अब ये उनको किस लिए हेल्प करेगा, दिस फॉर्म हेल्प टू अवॉइड TDS ऑन एनी पेमेंट अकर्ड और रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। सो ये उनको TDS के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। सो ये बात सभी को पता होगी कि जो हर एक रुपया NRI जो अर्न करता है इंडिया में उसके ऊपर TDS जो है वो लगता है, ठीक है। सो इसीलिए वो अवॉइड होना चाहिए, इसलिए उनको 10F का फॉर्म भरना होगा। ओके, क्योंकि उनके पास पैन नहीं है तो उनको 10F का फॉर्म भरना होगा ताकि उनको TDS से जो है वो रिलीफ मिल पाए। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की और। एयरटेल पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस फेस ऑथेंटिकेशन KYC। सो एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है, फेस ऑथेंटिकेशन KYC को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो इट विल हेल्प to prevent fraud by matching the person's photo to the image recorded in Aadhaar and enable secure user onboarding। So ये क्या फ्रॉड होने से मदद करेगा, जो आधार कार्ड का फोटो है उसके साथ जो रियल फोटो है, जो फोटो है स्कैन करके लिया जाएगा उसको मैचअप किया जाएगा एंड इसी फॉर्म में जो है KYC किया जाएगा। ओके, सो ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, MD CEO ऑफ जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उन्होंने जो फेस ऑथेंटिकेशन जो है KYC वो जो है इंट्रोड्यूस किया है। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है दैट इज मशीन लर्निंग एंड द AI। ओके, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जा रही है तो ये फाउंड हुआ था 23 नवंबर 2016 में एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, सेबी मेड अमेंडमेंट्स फॉर द म्यूचुअल फंड्स। तो सेबी ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ अमेंडमेंट लाए हैं। म्यूचुअल फंड्स हैव टू पे डिविडेंड टू यूनिट होल्डर्स इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड डेट। सो म्यूचुअल फंड्स को क्या करना होगा, डिविडेंड जो है वो पे करना होगा 7 वर्किंग डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड डेट, ठीक है। रिकॉर्ड डेट का जो भी डिक्लेरेशन होगा उसके 7 वर्किंग डेज के अंडर में जो है वो म्यूचुअल फंड्स को जो है डिविडेंड पे करना होगा। ओके, लास्ट न्यूज़ है हमारा, इंडियन ओवरसीज बैंक साइन एन एग्रीमेंट विद SMC ग्लोबल। सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है SMC ग्लोबल के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक साइन एन एग्रीमेंट विद ब्रोकिंग पार्टनर SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड टू ओपन 3-in-1 अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सो क्या हो रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो ये एग्रीमेंट साइन किया है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ, जिसके थ्रू 3-in-1 अकाउंट जो है वो ओपन किया जा रहा है। 3-in-1 में कौन से अकाउंट्स होने वाला है, सेविंग अकाउंट, डिमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द agreement, the saving account, demat account of the client will be with the IOB while the trading account will be with SMC Global। So saving और demat जो रहेगा वो रहेगा IOB के साथ, but जो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा वो SMC ग्लोबल के साथ जो रहेगा कनेक्टेड रहेगा। ओके, सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, SMC ग्लोबल के साथ, जिसके थ्रू 3-in-1 अकाउंट जो है वो ओपन किया जा रहा है। ओके, जो 2 अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट एंड डिमैट अकाउंट का क्लाइंट का जो रहेगा वो विद IOB रहेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक रहेगा, एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा विद द SMC ग्लोबल रहेगा। ओके, सो आई होप आप सभी को आज जो भी हमने बैंकिंग अवेयरनेस की जितनी भी न्यूज़ पढ़ी फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर वो सारी समझ आई होंगी। अब बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ आप लोगों को सेशन रिकमेंड करना चाहूँगी, जैसे कि हर सेशन में करती हूँ। देखिए गाइस, अगर आप बैंकिंग का मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे करंट अफेयर के सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो आप सारे सेशंस को फॉलो कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
एंड दिसंबर। सो सारे मंथ के करंट अफेयर के सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए, सारे मंथ के सेशंस आप लोग अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिए, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ, तो सारे सेशन को आप लोग बिफोर एग्जामिनेशन जरूर रिवाइज कीजिएगा। अभी थोड़ा वक्त है आप लोगों के पास, तो आप थरली पढ़ाई कर सकते हो। बिफोर 2 डेज या फिर 3 डेज आप अगर चाह कर भी आप डिटेल में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। 3 दिनों में कभी 6 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं होता है, कोई स्टैटिक प्रिपेयर नहीं होता है, कोई बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर नहीं होता है। आप लोगों के पास वक्त है, उसे यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके उतना डीप स्टडी कीजिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, ताकि अपकमिंग जो भी आप एग्जामिनेशन का मेंस दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो वो डेफिनेटली क्लियर हो जाए। ओके, सो आप लोगों ने अगर ये सारे करंट अफेयर के सेशन नहीं देखे होंगे, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने ये सारे सेशन देख लिए तो रिवीजन के लिए ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सो आप वहाँ से ई बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। एंड दिसंबर का जो सेकंड हाफ है उसका मैंने प्रिंटेबल ई बुक भी प्रोवाइड किया है, तो वो जैसे कि मैंने आपको सेशन के मिड में बताया, तो प्रिंटेबल ई बुक भी आप ले सकते हो। आपके लिए दोनों ऑप्शंस ओपन है, नॉन प्रिंटेबल एंड प्रिंटेबल, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, सूटेबल है, वो आप परचेस कर सकते हो। सो ये था ऑल अबाउट करंट अफेयर, सारे सेशंस देखना है। देखिए, मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बोल रही हूँ, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो इसका फायदा आप सभी को होगा। ओके, सो आज जो सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें हम लोगों ने दिसंबर मंथ के, कुछ मैंने नवंबर के भी डाले थे एंड कुछ जस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के भी मैंने बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों को कवर अप करवाया था। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे, डेली बैंकिंग अवेयर्स फॉलो करते हो, तो आपको ये समझ भी आया होगा। ठीक है, बट मोस्टली जो थे वो दिसंबर मंथ से थे। ओके, सो आई होप आप सभी को सारा बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो अच्छी तरीके से जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। कहीं पे भी डाउट्स होगा, कुछ भी पॉइंट अगर आप नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। आपकी जो भी डिफिकल्टी सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। अपकमिंग सेशन आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट अपकमिंग सेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं सारे सेशन आप जो भी मुझे कहते हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो अगर आपको आज का सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा, उसी के साथ साथ अगर पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो अपने ज़्यादा से फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जामिनेशन के लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो गाइस, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।